हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेरी गुड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करूंगा और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करूंगा। नेशनल इनकम स्टार्ट कर रहा हूं आज। नेशनल इनकम में मैं करूंगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। वन शॉट में वीडियो मैं कंप्लीट करूंगा। थोड़ी लंबी वीडियो होगी लेकिन वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बेसिकली ये समझाता है, ये कंसेप्ट ये समझाता है कि जो इकोनॉमी में इनकम है वो रोटेट होती है। कभी मैं आपको पेमेंट करता हूँ, आप वही पेमेंट से किसी और की पेमेंट करते हैं, वो किसी और वाला कोई और बंदा उस पेमेंट को किसी और को पे करता है, तो पैसा घूमता है ना। तो ऐसा थोड़ी है कि मुझे जब पैसे मिलते हैं तो मैं वो पैसे को घर में रखता हूँ। वो पैसा या बैंक में चल जाता है या मुझे अपने घर के सामान, जो घर की ज़रूरत की चीज़ें खरीदनी होती है वो लेता हूँ, वहाँ से पैसा फिर वहाँ जाता है कहीं। तो पैसा बेसिकली इकोनॉमी में घूमता रहता है। इसलिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो टॉपिक है वो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, तो अब इनकम का पहले कंसेप्ट समझते हैं। इनकम, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनकम। पहला फैक्टर इनकम एंड दूसरा ट्रांसफर इनकम। ठीक है, अब देखिए फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में फर्क क्या है। जो फैक्टर इनकम है, दीज आर द इनकम अर्न्ड बाय द फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो व्हाट आर द फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो व्हेन लैंड अर्न्स रेंट और लेबर अर्न्स वेजेस, कैपिटल अर्न्स इंटरेस्ट। सो रेंट, वेजेस, interest and profit are called the factor income. So factor income basically are the income which are earned by the four factors of production in the form of rent, wages, interest, profit. Transfer income are one sided. These are unilateral payments received. So basically transfer income क्या है? one sided है। देखो जो rent है, wages है, ये टू साइडेड है, बाइलैटरल है। रेंट आपको तभी मिलेगा जब आप किसी को अपना घर या लैंड भाड़े पे दोगे। कोई आप ऐसा तो नहीं होगा रास्ते में आप आराम से घूम रहे हो, किसी आदमी ने आपको रेंट दे दिया, बोला भाई साहब रेंट रखो, तो आप बोलोगे क्यों? तो उसने बोला नहीं मुझे बहुत प्यार आ गया आप पे इसलिए मैंने रेंट आपको दे दिया। ऐसा तो नहीं होता है। रेंट आपको तब मिलता है जब आप किसी को अपनी जगह भाड़े पे देते हो। वेजेस आपको तब मिलता है जब आप किसी के लिए काम करते हो, है ना। ये टू साइडेड है, ये गिव एंड टेक का फंडा है। जो ट्रांसफर इनकम, फैक्टर इनकम होता है, ये टू साइडेड है, बाइलैटरल इनकम है। आपको जब इनकम मिलती है उसके बदले आपने कोई सर्विस प्रोवाइड किया होता है। लेकिन यूनिलैटरल ट्रांसफर, जो ट्रांसफर इनकम है, दीज आर वन साइडेड। इसके बदले में जैसे गिफ्ट्स आ गया, डोनेशन आ गया, ये सब जो है ये वन साइडेड है। इसके बदले में आपको कुछ देना नहीं होता। आपको कोई अगर गिफ्ट दे रहा है या आपको कोई कुछ डोनेट कर रहा है तो उसके बदले में वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेगा आपसे। ये वन साइडेड है। ठीक है, तो याद रहे जब नेशनल इनकम की बात हो रही है तो सिर्फ फैक्टर इनकम ही नेशनल इनकम में हम इंक्लूड करते हैं। ट्रांसफर इनकम डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। तो अगर गिफ्ट मिला है, डोनेशन मिला है मुझे, चाहे वो जितना भी ज़्यादा पैसा हो, वो नेशनल इनकम में नहीं आएगा। नेशनल इनकम में वही इनकम आती हैं जो हमने इनकम अर्न की है। ठीक है, ये अर्न नहीं है, ये तो आपको मिल गया, ये अर्निंग नहीं है ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम इज एक्चुअली द इनकम यू हैव अर्नड, क्योंकि आपने उसके बदले में कोई फैक्टर सर्विसेज दिए हैं, लैंड दिया हो रेंट पे या आपने कुछ काम किया हो लेबर के फॉर्म में, तभी आपको ये पैसा मिलता है। सो आई होप द इनकम का कंसेप्ट इज क्लियर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनकम, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। ठीक है, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में फर्क क्या है? फर्क ये है कि फैक्टर इनकम आर इनकम अर्न बाय द फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन and these are included in national income, these are not included in national income. ठीक है, अगर आपको ये PDF चाहिए हो तो मुझे इस नंबर पे कॉल जरूर करना, 9801345670। कॉल मत करना मुझे, मैं बार बार कॉल बोल देता हूँ, कॉल मत करना मुझे, आप मैसेज करना कि आपको ये PDF चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया। चलिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पे आते हैं। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हम क्या करेंगे? हम पहले अज्यूम करेंगे कि इकोनॉमी में दो ही सेक्टर हैं, एक है हाउस होल्ड और एक है फर्म। ठीक है, हाउस होल्ड और फर्म में पहले डिफरेंस समझ लेते हैं। फर्म जो है, दीज आर दी प्रोड्यूसर्स, ये प्रोड्यूस करके प्रोडक्ट को बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। हाउस होल्ड जो है बेसिकली कंज्यूमर है, ये प्रोड्यूस करके बेच नहीं सकते, दे कैन नॉट प्रोड्यूस एंड सेल, ये बिजनेस नहीं कर सकते। ये प्रोड्यूस करके ये हाउस होल्ड को माल अपना बेचते हैं। हाउस होल्ड आर दी कंज्यूमर्स। हाउस होल्ड बना के बेच नहीं सकता। हाउस होल्ड पैसा कमा सकता है। कैसे पैसा कमा सकता है हाउस होल्ड? हाउस होल्ड पैसा कमा सकता है कहीं पे जॉब करके। अगर मान लो कि मैं इंडियन रेलवे में जॉब करता हूँ या किसी कंपनी में जॉब करता हूँ तो मैं हाउस होल्ड हूँ। लेकिन अगर मेरा बिजनेस है, मैं प्रोडक्ट को बना के बेचता हूँ, तो मैं फर्म हूँ।
तो हाउस होल्ड और फर्म में एक बहुत बेसिक डिस्टिंक्शन है, इसको याद रखिएगा। तो हाउस होल्ड आर द कंज्यूमर्स, दे कैन नॉट प्रोड्यूस एंड सेल, दे आर द वंस या तो कुछ काम करते हैं, कहीं जॉब करते हैं या कुछ नहीं करते हैं, वो हो गया। फर्म जो है ये बिजनेस करके पैसा कमाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, हाउस होल्ड से फर्म जाता है फैक्टर। तो कैसे इनके बीच में ट्रांजैक्शन होता है, हाउस होल्ड से फर्म जाता है फैक्टर सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। देखो मैंने एक सपोज करो बिजनेस स्टार्ट किया है ना, तो एक बिजनेस स्टार्ट कर मैंने सोचा कि मैं एक अच्छे कपड़े की शॉप खोलूंगा, अच्छे कपड़े का शोरूम खोलूंगा। शोरूम खोलने के लिए सबसे पहला बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, आई नीड अ लैंड। तो भैया मैं सपोज करो कि मुझे एक मार्केट एरिया में अपना शॉप खोलनी है, शोरूम खोलना है, तो मैं वहाँ खोजूंगा किसी के पास लैंड है क्या, हाउस होल्ड से पूछूंगा आपके पास लैंड है तो लैंड रेंट पे दो। लैंड मिल गया तो फिर मुझे लोग काम करने के लिए चाहिए, आज फॉर लेबर, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये हाउस होल्ड जो है ये फर्म को क्या प्रोवाइड करता है, लैंड फैक्टर सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। कैपिटल जैसे टाटा स्टील वगैरह है, ये लोग ने अपने शेयर्स मार्केट में इशू किए हुए हैं। जब कोई नई कंपनी आती है आईपीओ इशू करते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, पब्लिक से पैसा मांगते हैं कि मेरे कंपनी के शेयर्स खरीदो। तो भाई क्या हाउस होल्ड से मांग रहे हैं ना, तो ये तो हाउस होल्ड बेसिकली फर्म को ये चारों फैक्टर प्रोवाइड करता है। और फर्म जो है उसी फैक्टर सर्विसेज को यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है, और उसको कौन कंज्यूम करता है, हाउस होल्ड। एरोज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। हाउस होल्ड से फर्म के बाद फैक्टर सर्विसेज जाता है, तो एरो का डायरेक्शन देखिए आप, ठीक है, ये देखिए ये हो गया इसका एरो, ये हो गया इसका एरो। एरो का डायरेक्शन गलत मत कीजिएगा, पूरा हिसाब किताब जो आपका बहुत भयंकर तरीके से गड़बड़ाएगा, जीरो मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो हाउस होल्ड से फर्म गया फैक्टर सर्विसेज। हाउस होल्ड कैसे फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कैसे, जैसे सपोज करो अब टाटा मोटर्स है, क्या टाटा मोटर्स आपको लगता है कि पूरा बिजनेस खुद करती है, जितना भी कार्स के पार्ट्स होते हैं वो बनाते, नहीं, वो लोगों से टाटा मोटर्स लोगों से बिजनेस चालू करवाया है उन्होंने, टाटा मोटर्स वालों ने। बिकॉज सी आई एम फ्रॉम जमशेदपुर, और जमशेदपुर के बारे में काफ़ी पता है, राइट, ऑब्वियसली पता होगा बिकॉज बचपन से यहाँ हूँ मैं। तो टाटा मोटर्स, टाटा स्टील जो है, छोटे छोटे फर्म्स को बनाया है उन्होंने कि भाई तुम बिजनेस चालू करो, मैं फंडिंग करता हूँ, तुम मेरे लिए ये काम करना, आउटसोर्स कर देते हैं। फिर टाटा मोटर्स का लोगो तक टाटा मोटर्स के अंदर नहीं बनता है, आउटसोर्स किया हुआ है, किसी से बिजनेस चालू कराया है। तो बिजनेस चालू करने से पहले तो वो हाउस होल्ड ही था ना, उसको बोला भाई तू बिजनेस चालू कर, मैं तुमको बिजनेस चालू करके दूंगा, तो मेरे लिए तुम लोगो बनाओ, मेरे लिए तुम सीट्स बनाओ। सीट्स भी बाहर से आती है, टायर्स भी बाहर से आते हैं, कई बार तो इंजन भी वो लोग आउटसोर्स करते हैं, खाली गाड़ी असेंबल करके अपना लोगो जो है ब्रांड लगा देते हैं उसमें, ठीक है। और उसी को फैक्टर सर्विसेज को यूज करके जो फर्म है प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज एंड गिव्स इट बैक टू द हाउस होल्ड। हाउस होल्ड ही वापस खरीदता है ना। अब टाटा मोटर्स कार बना रही है इनके हेल्प से, और टाटा मोटर्स कार बनने के बाद किसको बेच रही है, हाउस होल्ड को ही बेच रही है। अच्छा, ये जो है सिर्फ ये, इसको हम लोग बोलते हैं रियल फ्लो। क्या बोलते हैं इसको, रियल फ्लो। रियल फ्लो मतलब ट्रांसफर ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म एंड देन ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। यहाँ पे पैसा अभी तक यूज नहीं हुआ है, हमने रुपया अभी तक यूज ही नहीं किया है, मैंने रुपये की बात ही नहीं की है, इसको रियल फ्लो बोलते हैं। ये बेसिकली समझ लो कि एक बार्टर सिस्टम के टाइम का कंसेप्ट है रियल फ्लो, जहाँ पे पैसा नहीं लेन देन होता था गुड्स और सर्विसेज का। लेकिन भाई पैसे के बिना तो कुछ हो नहीं सकता, राइट, तो पैसा तो जरूरी है इन्वॉल्व करना। तो ऑब्वियसली अगर हाउस होल्ड फर्म को अपने सर्विसेज देगी तो भाई फ्री में तो नहीं देगी, है ना भाई, फ्री में कुछ नहीं होता आज के डेट में, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता फ्री में, याद रखिएगा। देयर इज नो कंसेप्ट नोन एज फ्री लंच। चलिए, तो फर्म हाउस होल्ड को, अब देखो थोड़ा बहुत मेरा हैंडराइटिंग मेरी ऊपर नीचे हो सकती है, थोड़ा लाइन स्ट्रेट नहीं हो सकती, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन यही है, लेकिन समझा मैं दूंगा आपको अच्छे से, डोंट वरी, ठीक है। तो फर्म ने हाउस होल्ड को क्या दिया, फैक्टर सर्विसेज के बदले इन्होंने क्या दिया, फैक्टर पेमेंट। किस किस फॉर्म में, लैंड को दिया रेंट, लेबर को दिया वेजेस, कैपिटल को दिया इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को दिया प्रॉफिट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, है ना। और वही पैसा हाउस होल्ड जो कमाती है फर्म से, एरोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं वापस से देखो,
फर्म से हाउस होल्ड फैक्टर पेमेंट आया और हाउस होल्ड से फर्म के पास वापस पैसा चला गया इन दी फॉर्म ऑफ, फर्म हाउस होल्ड के कंज्यूमर के एक्सपेंडिचर को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्योंकि फर्म ने हाउस होल्ड को जब पेमेंट वगैरह की, रेंट दिया, वेजेस दिया, तो वापस हाउस होल्ड ने फर्म को पैसा दे दिया। देखो किसी एक हाउस होल्ड या किसी एक फर्म की बात नहीं हो रही है, वी आर स्टडिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स, वी आर स्टडिंग इकोनॉमी एज अ होल, सो प्लीज अंडरस्टैंड किसी एक की बात नहीं हो रही है। जैसे अगर सपोज करो कि मैं टाटा मोटर्स में काम करता हूँ या टाटा स्टील में काम करता हूँ या रिलायंस इंडस्ट्रीज में काम करता हूँ, तो मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज में काम करके मुझे मेरे मंथ एंड में सैलरी मिली, लेट्स से मेरी सैलरी 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए पहले फर्म से हाउस होल्ड के पास आया, फिर मैंने क्या किया, उस 1 लाख रुपए से मैंने लेट्स से मैंने घर के लिए राशन खरीदा, फर्म को दे दिया पैसा, तो घर के लिए राशन जब खरीदेंगे तो फर्म के पास जा रहा है पैसा, है ना। मैंने एक टीवी खरीद ली सैमसंग की, अब सैमसंग वापस हाउस होल्ड को जो फर्म से पैसा मिला था, हाउस होल्ड ने उसी पैसा वापस फर्म को दे दिया। किसी एक फर्म जिससे पैसा मिला उसी पे खर्च हो रहा है ऐसा नहीं है, फर्म से पैसा मिला, कोई भी फर्म हो सकता है, फर्म पे ही पैसा खर्चा कर दिया, कोई भी फर्म हो सकता है, ठीक है। जो ये बाहर का फ्लो है, बाहर का ये एंड ये, इसको हम कहते हैं मनी फ्लो। तो रियल फ्लो और मनी फ्लो का डिफरेंस भी आ सकता है, दिस इज व्हाट द डिफरेंस इज, ठीक है। अब भाई अगर बात हो रही है सर्कुलर फ्लो की, तो ऐसा थोड़ी है हम जितना पैसा कमाएंगे उतना यहाँ खर्च कर देंगे, फर्म जितना कमाएगी उतना हमें दे देगी। सेविंग्स नाम की भी चीज़ होती है, फंड्स को मोबिलाइज भी करना होता है। हम सारा फंड्स अपना कहाँ थोड़ी थोड़ी खर्च कर देते हैं, मोबिलाइज करते हैं। कुछ फंड हम म्यूचुअल फंड में डालते हैं, कुछ फंड हम बैंक में सेविंग्स में डालते हैं, कुछ फंड्स के हम शेयर्स खरीदते हैं, कुछ फंड हम इंश्योरेंस खरीदते हैं। तो क्या है, अब हम कर रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ, इसको सर्कुलर फ्लो ऑफ 2 सेक्टर मॉडल पे हम आ गए। तो रियल फ्लो और मनी फ्लो के बाद हम बीच में एक और बॉक्स बनाएंगे जिसको हम कहेंगे कैपिटल मार्केट। क्या कहेंगे इसको हम? कैपिटल मार्केट, ठीक है। कैपिटल मार्केट जो डब्बा दिख रहा है आपको, ये बहुत काम का डब्बा है। डब्बा काम का क्यों है? बिकॉज कैपिटल मार्केट में क्या क्या इंक्लूडेड है। कैपिटल मार्केट में, चलिए हम एक पेज को पलटी कर लेते हैं। कैपिटल मार्केट में बहुत कुछ मैं लिख रहा हूं, तो याद रखना, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मुझे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। आई प्रॉमिस आई विल गिव यू दिस थिंग पीडीएफ। तो कैपिटल मार्केट में क्या क्या आता है? कैपिटल मार्केट में आता है बैंक्स, बोथ सेंट्रल एंड कमर्शियल, बैंक। सेंट्रल बैंक आरबीआई हो गया, कमर्शियल बैंक जितने बैंक्स हो गए, बैंक, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, ठीक है। तो बेसिकली जितना भी पैसा से रिलेटेड मार्केट है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों, वो कैपिटल मार्केट में को, मतलब कैपिटल मार्केट के बॉक्स को वो रिप्रेजेंट करता है। तो हाउस होल्ड जो भी पैसा सेव करेगा, सेविंग्स किसके पास जाएगा? कैपिटल मार्केट में। या तो वो शेयर्स खरीद लेंगे, या वो बैंक में पैसा डाल देंगे, या अपना इंश्योरेंस करवा लेंगे। तो हाउस होल्ड का सेविंग्स भी कैपिटल मार्केट में गया, फर्म का सेविंग्स भी कैपिटल मार्केट में गया। फर्म ने भी जो पैसा कमाया वो कहाँ डाला? या तो बैंक में डाल दिया फर्म ने, या री इन्वेस्ट कर दिया। बेसिकली फर्म का पैसा भी कैपिटल मार्केट में जाएगा। तो अगर मान लो कि दोनों ने अपना पैसा बैंक में डाला, कैपिटल मार्केट, दोनों ने अपना पैसा, इसने करंट अकाउंट में डाल दिया, इसने सेविंग्स अकाउंट में डाल दिया, तो अब बैंक, आपको लगता है कि वो पैसा होल्ड करेगी अपने पास? तो पैसा कमाएगी कहाँ से? इंटरेस्ट भी तो देना है। बैंक उसी पैसा को बाहर निकाल देगी। किसको देगी? वापस हाउस होल्ड और फर्म को। हाउस होल्ड को बोरोइंग्स, तो हम लोन कह सकते हैं, बोरोइंग कह सकते हैं, बोरोइंग फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो हाउस होल्ड क्यों बोरो करेगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए। मतलब मैं अगर हाउस होल्ड हूँ, मुझे एक मोबाइल खरीदना अपने लिए, तो मोबाइल खरीद के मैंने बजाज फाइनेंस से लोन ले लिया, तो बैंक ने मुझे पैसा दिया ना, किसके लिए? अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। फर्म क्यों बोरो करेगा? इन्वेस्टमेंट के लिए, बोरोइंग्स फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। छोटा छोटा लिख रहा हूं तो आपको अभी समझ में आए। तो अगर एग्जाम में आता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर मॉडल, दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू। ये 2 सेक्टर मॉडल कंप्लीट होता है। अब आते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 3 सेक्टर मॉडल। 2 सेक्टर मॉडल तो हम लोग को क्लियर हो गया। 2 सेक्टर मॉडल में बेसिकली क्या है? एक हाउस होल्ड है, एक फर्म है, 2 सेक्टर। तीसरा सेक्टर जो है वो है गवर्नमेंट। तो चलिए तीसरा सेक्टर हम गवर्नमेंट लिखते हैं। अब गवर्नमेंट इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट सेक्टर। क्यों? देखो, गवर्नमेंट एक ऐसा सेक्टर है
जिसको हम इनके साथ मिक्स नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि गवर्नमेंट कंज्यूमर भी है और गवर्नमेंट प्रोड्यूसर भी है। गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदता है एज अ कंज्यूमर। ऐसे सपोज करो कि एक मिड डे मील स्कूल का जो स्कीम है, जो गवर्नमेंट बिलो पॉवर्टी लाइन के बच्चों को स्कूल में पढ़ाती है और दोपहर को खाना भी देती है, मिड डे मील, तो उसके लिए जो राशन खरीदा वो एज अ कंज्यूमर खरीद रही है। लेकिन गवर्नमेंट जो पावर प्लांट्स लगाती है, अभी इतने सारे ट्रेन्स, बुलेट ट्रेन्स का भी प्लान है, वंदे भारत भी इतने सारे बने हैं अभी ट्रेन्स, तो उसके लिए जो खर्चा हो रहा है वो एज अ प्रोड्यूसर कर रही है, एज अ फर्म कर रही है, सॉरी, ठीक है। तो भाई अब देखो, हाउस होल्ड से गवर्नमेंट के पास, देखो क्या है ना, फंडा समझो, फंडा ये है कि हर एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर के पास पैसा जाता है। तो हाउस होल्ड से गवर्नमेंट के पास क्या जाएगा? डायरेक्ट टैक्स। चलिए यहां लिखते हैं डायरेक्ट टैक्स। तो हाउस होल्ड तो डायरेक्ट टैक्स ही देगा, जो भी सैलरी वैलरी जो भी कमा रहा है तो वो गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स देगा इनकम पे। फर्म जो है वो गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स भी देगी एंड इनडायरेक्ट टैक्स भी देगी। फर्म जो है वो गवर्नमेंट को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, बिकॉज फर्म प्रोड्यूस करके बेचती भी है तो फर्म जीएसटी भी गवर्नमेंट को देगी और फर्म इनकम पे भी देगी। तो याद रखिएगा, हाउस होल्ड सिर्फ डायरेक्ट टैक्स देता, हाउस होल्ड इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दे सकता। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी कौन देगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो प्रोड्यूस करके बेचता है। हाउस होल्ड खाली डायरेक्ट टैक्स दे सकता है। याद रखिएगा, ये गलती मत करना, अगर एग्जाम में भूल जाओ तो खाली टैक्स लिख के आ जाना और उसमें तुक्का मत मारना, ठीक है। और गवर्नमेंट वापस हाउस होल्ड को क्या देगी? ठीक है, गवर्नमेंट वापस हाउस होल्ड को क्या देगी, चलिए समझते हैं। तो गवर्नमेंट वेजेस, सैलरी एंड ट्रांसफर पेमेंट, वेजेस, सैलरी एंड ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं हाउस होल्ड वाले, रेलवे में, एलआईसी में या गवर्नमेंट की किसी भी कंपनी में, उनको वेजेस, सैलरी और ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है? वन साइडेड पेमेंट। अभी मैंने बताया था ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम होता है। ट्रांसफर पेमेंट इज वन साइडेड, जो डोनेशन दे दिया, ओल्ड एज पेंशन दे दिया, ठीक है, वो हो गया हाउस होल्ड को। और गवर्नमेंट जो है वो फर्म को क्या देगी? जब फर्म से गवर्नमेंट कुछ खरीदती है, कि गवर्नमेंट कुछ भी काम करती है, खरीदती तो नॉर्मल फर्म से ही है ना। अगर गवर्नमेंट ने रोड बनवानी है या गवर्नमेंट ने बिल्डिंग बनानी है, सीमेंट खरीदना है, पेंट खरीदना है, रॉड खरीदना है, आयरन खरीदना है, तो कहाँ से आएगा? ये फर्म से ही आएगा। तो क्या होगा? गवर्नमेंट फर्म को गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के फॉर्म में पैसा देगी। मतलब गवर्नमेंट जो भी खर्चा करती है डेवलपमेंट के लिए उसको हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। और क्या देगी? और लेट्स से सब्सिडीज देगी फर्म को। देखो ऐसे तो बहुत सारे पेमेंट के लेन देन होते हैं, तो हम सारा तो नहीं लिख सकते हैं ना, हम सिर्फ मतलब एक अंदाजा, एक बेसिकली एक कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि कौन सा पेमेंट कहाँ से कहाँ जाता है ना। ऐसे सब्सिडीज भी देती है फर्म को गवर्नमेंट। सब्सिडीज क्या होता है? जैसे अभी आप समझो कि किसी फर्म को अगर गवर्नमेंट चाहती है एक सेक्टर को प्रमोट करना है, लेट्स से टेक्सटाइल सेक्टर को प्रमोट करना है इंडिया में, तो टेक्सटाइल सेक्टर को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक्सटाइल कंपनीज को बहुत सारा पैसा, लैंड देती है कम दाम में, बिजली फ्री में देती है, टैक्स उनका माफ कर देती है। तो ये सब खर्चा जो उसको सब्सिडीज कहते हैं, तो सब्सिडीज जो है वो फर्म को मिलती है, ठीक है। तो आप समझ लो ये हो गया हाउस होल्ड से गवर्नमेंट और फर्म से गवर्नमेंट का लेन देन। अब भाई कैपिटल मार्केट से भी लेन देन होगा, है ना। अब गवर्नमेंट का बैंक कौन है? आरबीआई। तो अपने जो कैपिटल मार्केट है यहाँ पे एक और मैं ऐड कर रहा हूँ आरबीआई, हालांकि मैंने यहाँ पे सेंट्रल बैंक लिख दिया है, लेकिन टू बी मोर स्पेसिफिक, ठीक है। अब भाई गवर्नमेंट का बैंक कौन है? आरबीआई। गवर्नमेंट अपने सेविंग्स कहाँ डालेगी? जो भी सेविंग्स कर रही है वो आरबीआई में डालेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे? सेविंग्स, है ना। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, अगर जगह बच जाए तो पूरा लिख देंगे। चलो सेविंग्स। और कैपिटल मार्केट से गवर्नमेंट क्या करती है? बोरोइंग करती है, ठीक है। तो ये हो गया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 3 सेक्टर। अगेन बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान देने की चीज जो है वो एरोज है। गवर्नमेंट से आरबीआई के पास पैसा आता है, आरबीआई से गवर्नमेंट के पास लोन जाता है। उल्टा मत कर देना, हिसाब किताब ही बदल जाएगा आपका, ठीक है। और लास्ट सेक्टर जो है एक्सटर्नल सेक्टर है, जिसको हम कहते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। चलिए यहां बनाते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ROW, एक्सटर्नल सेक्टर। तो फर्म से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या जाएगा? और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से फर्म के पास क्या जाएगा? अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज अब्रॉड, है ना, एक्सटर्नल सेक्टर, बाहर की कंट्री, ठीक।
तो अगर इंडियन, ये इंडिया हो गया, ये बाहर हो गया, अगर ये इंडियन फर्म ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कुछ इंपोर्ट किया होगा तो पेमेंट देनी है, तो हमारे फर्म से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या जाएगा, पेमेंट जाएगा, किसके लिए, इंपोर्ट के लिए, पेमेंट फॉर इंपोर्ट। और अगर हमने अपना माल बेचा होगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अब्रॉड में, तो भैया वहां से हमारे पास पैसे आएंगे, तो देखो एरो, तो वहां से हमारे पैसे क्या आएंगे, पेमेंट रिसीव्ड फॉर एक्सपोर्ट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। अब हाउस होल्ड से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के पास क्या जाएगा, एक्सपोर्ट। हम क्या एक्सपोर्ट करेंगे, ऑफ लेट्स से फैक्टर सर्विसेज एक्सपोर्ट करेंगे, और भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए हम सॉरी, एक्सपोर्ट ऑफ फैक्टर, हम एक्सपोर्ट क्या कर सकते हैं, फैक्टर सर्विसेज एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए हम लेट्स से काम कर सकते हैं, है ना। तो हाउस होल्ड से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के जा रहा है एक्सपोर्ट ऑफ फैक्टर्स, इसका मतलब हम अपना सर्विसेज दे सकते हैं। मतलब हम लेट्स से अगर कोई एप्पल है, एप्पल कंपनी है, एप्पल कंपनी ने इंडिया में काम स्टार्ट किया, तो अगर एप्पल में हम जॉब कर रहे हैं तो एप्पल तो यूएस की कंपनी है, वो तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आएगी। तो हाउस होल्ड इंडिया में जो इंडिया के जो काम है, वर्कर्स काम कर रहे हैं वो एप्पल में, एक्सपोर्ट ऑफ फैक्टर्स में आ गया। ठीक है, या हमारे पास कोई लैंड था, एप्पल ने कोई स्टोर बनाना था, हमने उनको लैंड दे दिया अपना रेंट पे। ठीक है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या देगा हमें, पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज, लाइक वेजेस दे दिया, रेंट दे दिया। ठीक है, तो ये हो गया सर्कुलर फ्लो इन 4 सेक्टर मॉडल। तो बेसिकली 4 सेक्टर मॉडल जो है ये कंप्लीट होता है। ऐसे एक बार देखोगे अचानक से तो आपको लगेगा इतनी तारें कहाँ से जुड़ गई हैं, लेकिन बहुत आसान है। 1-2 बार प्रैक्टिस करने से आई थिंक ये आपको ईजिली समझ में आएगा। देयर इज़ नथिंग यू कांट अंडरस्टैंड हियर। ठीक है, बस 1-2 बार देख करके आपको प्रैक्टिस करना है। एक बार प्रैक्टिस हो गया बढ़िया से तो ये काम बन जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ फॉरवर्ड इट टू योर फ्रेंड्स। अदरवाइज अगर पसंद नहीं आई, मुझे नहीं लगता नहीं आई होगी यार, बड़े प्यार से समझाया है मैंने, समझ तो आई होगी। कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट छोड़ देना, आई विल ट्राई टू रिप्लाई बैक। और बस अपना ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर।